हेलो दोस्तों, होम साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हमारा क्लास ऊन का है जो टेक्सटाइल से संबंधित है। तो आज हम ऊन से आए क्वेश्चन को हल करेंगे। तो ठीक है, ऊन का जो है कि फर्स्ट क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि बोल बोलनी ऊन को कहते हैं। बोलनी ऊन को क्या कहते हैं? तो बोलनी ऊन को मेरिनो ऊन कहते हैं। तो इसका आंसर ए होगा, बोलनी ऊन को मेरिनो ऊन कहते हैं। इसके बारे में जानते हैं। मेरिनो ऊन प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती है। क्या मेरिनो ऊन प्रथम श्रेणी के अंतर्गत आती है? इसे बोलनी ऊन भी कहते हैं। मेरिनो जाति के भेड़ों के बालों से प्राप्त की जाती है। सर्वप्रथम मेरिनो जाति के भेड़ों को स्पेन में गरेड़ियों द्वारा पाला जाता था। मतलब सर्वप्रथम मेरिनो जाति की भेड़ को स्पेन के गरेड़ियों द्वारा पाला जाता था। इसके बालों से बने ऊनी वस्त्र उत्कृष्ट कोटि के होते थे। मतलब इसके बाल से बने वस्त्र उत्कृष्ट कोटि के होते हैं एवं सर्वश्रेष्ठ होते हैं। स्पेन के बने मेरिनो ऊनी वस्त्र अपनी उत्कृष्टता, उन्नतता, कोमलता और बारीकी के लिए विश्व भर में प्रसिद्ध है। अर्थात विकल्प ए सही इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्वायरिंग का प्रयोग होता है। स्क्वायरिंग का प्रयोग किसमें होता है? तो स्क्वायरिंग का प्रयोग ऊन में होता है। तो इसका आंसर ए होगा, ऊन में होता है। स्क्वायरिंग किसे कहा जाता है देखते हैं। छटाई एवं स्तर निर्धारण के पश्चात ऊन की सफाई एवं धुलाई एवं घिसाई की जाती है। ऊन की रेशों में पसीना, चिकनाई, धूलकण एवं अन्य गंदगी उपस्थित होती है, जिन्हें साफ करना आवश्यक होता है। ऊन की धुलाई के लिए निम्नलिखित 3 विधियों का प्रयोग किया जाता है। पहला तो साबुन का घोल, वास्टिक घोल और कार्बोनाइजेशन होता है। स्क्वायरिंग विथ सॉफ्ट सोल्यूशन होता है। स्कोरिंग बाई वेल वेल्टिक सोल्यूशन होता है। ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को कहा जाता है। तो ऊन के धागों की मोटाई एवं बारीकी को क्या कहा जाता है? तो उसे काउंट कहा जाता है। तो इसका आंसर ए सही होगा, काउंट कहा जाता है। उनके धागों की मोटाई एवं बारीकी को काउंट्स कहा जाता है। जीवित भेड़ से निम्नलिखित किसकी कटाई की जाती है? जीवित भेड़ से निम्नलिखित में से किसकी कटाई की जाती है? तो फ्लिप्स का होगा, फ्लिप्स होगा। तो इसका आंसर सी होगा, जीवित भेड़ से फ्लिप्स की कटाई की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब जब जीवित भेड़ के शरीर से ऊन की प्राप्ति की जाती है तो उसे फ्लिप्स ऊन कहते हैं। यह मध्य कोटि का होता है। निम्नलिखित वाक्यों में से कौन सा वाक्य निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनिए। निम्नलिखित वाक्यों में से सही वाक्य चुनना है। तो ऊन में केरोटीन प्रोटीन पाया जाता है, तो यह सत्य है। और ऊन में गंधक होता है, तो यह भी सत्य है। गीला होने पर ऊन की मजबूती कम हो जाती है, तो यह भी सत्य है। और ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव नहीं होता है, तो ऊन पर क्षार का दुष्प्रभाव होता है, जबकि अम्ल का उतना दुष्प्रभाव नहीं होता, तो यह गलत है। तो इसका आंसर पहला, दूसरा, तीसरा, तो इसका आंसर सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ऊन की दूसरी परत कहलाती है। तो ऊन की दूसरी परत कॉर्टेक्स कहलाती है। क्या कहलाती है? ऊन की दूसरी परत कॉर्टेक्स कहलाती है। और क्यूटिकल फर्स्ट परत और मेडुला थर्ड परत कहलाती है। उनकी दूसरी परत कॉर्टेक्स कहलाती है। प्राकृतिक जगत के प्राणी जन्मों से प्राप्त होने वाला प्रोटीन युक्त रेशा है। इसमें केरोटीन नामक प्रोटीन होता है। ऊन के वस्त्र बनाने का कार्य सर्वप्रथम इंग्लैंड में ही किया गया। इसका रेशा टेढ़ा मेढ़ा, छोर पर नुकीला एवं बहुउद्देशीय होता है। उनकी 3 परतें होती हैं। पहली परत तो क्यूटिकल होती है, दूसरी परत कॉर्टेक्स जिसे मध्य परत कहा जाता है, और तीसरी परत पर मेडुला जिसे आंतरिक परत होती है। कॉर्टेक्स में रंग वर्णक मेलानिन उपस्थित होता है। कॉर्टेक्स में क्या, जो मध्य परत है उसमें वर्णक मेलानिन उपस्थित है। इसमें रंग का निर्धारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तागे
खाली स्थान दिया गया है। तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो तागे को साफ करने के लिए किस मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है? तो ऊन का इस्तेमाल किया जाता है। ऊन के तागे को साफ करने के लिए मार्जन का इस्तेमाल किया जाता है। तो इसका आंसर डी सही होगा। अल्पाका रेशा की उत्पत्ति किससे होती है? तो अल्पाका रेशा की उत्पत्ति तो भेड़ से होती है। इसकी अल्पाका रेशा की उत्पत्ति भेड़ से होती है। तो इसका आंसर ए सही होगा, भेड़ से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जानते हैं अल्पाका क्या है? अल्पाका रेशा की उत्पत्ति भेड़ के बालों से होती है। अल्पाका मुख्यतः पेरू प्रदेश में पाया जाता है। यह जानवर लामा के समान दिखाई देता है। किसके साथ समान दिखाई देता है? लामा के समान दिखाई पड़ता है, परंतु यह लामा से थोड़ा छोटा होता है। इसके बाल लंबे, कोमल और घने होते हैं। इसके बालों की लंबाई 10 से 12 इंच तक होती है। इसमें रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। इससे रोएदार वस्त्र व कोट बनाए जाते हैं। मेंडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? तो मेंडुला की उपस्थिति ऊन की विशेषता है। तो इसके आंसर बी सही होगा, ऊन की विशेषता है। मेंडुला की उपस्थिति ऊन के रेशों की विशेषता है। ऊन के रेशा का अंतः परत मेंडुला कहलाता है। मतलब आंतरिक परत जो है उसे मेडुला कहा जाता है। यह गोलाकार होता है। इसके मध्य में एक खगोली नलिका होती है, परंतु सभी ऊनी रेशों में यह आवश्यक रूप से नहीं पाया जाता है। उत्तम श्रेणी के रेशों में यह अत्यंत कम विकसित तथा अनुपस्थित रहते हैं। निम्न श्रेणी की मोटे रेशों में यह परत सबसे ज्यादा विकसित रहता है। यह परत नमी सोखने एवं ऊनी रेशों की लंबाई में सहायता प्रदान करता है। तो मेंडुला की उपस्थिति किसकी विशेषता है? मेंडुला की उपस्थिति जो कि ऊन के रेशे की विशेषता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, ऊन के रेशे की विशेषता है। मेंडुला की उपस्थिति ऊन के रेशों की विशेषता है। रेशा का अंतः परत मेंडुला कहलाता है। यह गोल होता है। इसके मध्य में एक खगोलीय नलिका होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आर्द्र ताप दाब में ऊन तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे कहा जाता है? तो इसे फेल्टिंग कहा जाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, इसे फेल्टिंग कहा जाता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। आर्द्र ताप और दाब के में ऊन तंतु सिकुड़ जाते हैं और आपस में जुड़ जाते हैं, इसे फेल्टिंग कहा जाता है। ऊन के नन्हे नन्हे रेशों को आपस में उलझाकर जोड़कर ताप से प्रवाहित करते तथा दाब डालकर जमा दिया जाता है, जिसे नमदा कहते हैं। जिसे फेल्टिंग, नमदा को ही फेल्टिंग कहा जाता है। इस विधि में के द्वारा केवल ऊनी रेशों से ही कंबल, पट्टू, नमदा आदि बनाए जाते हैं। इस विधि द्वारा वस्त्र निर्माण कार्य सीमित है। कभी कभी अनाज के पत्तों से भी नमदा बनाया जाता है। इंटरलॉकिंग भी कहते हैं इसे, तथा इनसे बने वस्त्र को फेल्ट वस्त्र कहते हैं। प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्मल रेशा है? तो प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्मल रेशा ऊन है। तो इसका आंसर बी सही होगा। ऊन को प्राकृतिक तंतु में सबसे निर्मल रेशा माना जाता है। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार के त्वचा कोशिका से निकलता है। ऊन पालतू भेड़, बकरी तथा याक आदि से प्राप्त किया जाता है। कपास के बाद यही सर्वाधिक महत्व का इसके रेशे में ऊष्मा के कुचालक होता है। किस प्राकृतिक रेशे में सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है? तो वह है ऊन में। इसका आंसर सी सही होगा। ऊन ऐसा प्राकृतिक रेशा है जिसमें सबसे अधिक लचीलापन पाया जाता है। ऊनी रेशे में अपने मौलिक आकार व आकृति प्राप्त करने का अद्भुत विलक्षण गुण विद्यमान रहता है। यह अपनी मौलिक लंबाई 30 से 40% अधिक खिंच जाने के पश्चात भी वास्तविक स्थिति में आ जाता है। इसलिए नाप न होने के बावजूद भी यह शरीर पर फिट बैठ जाता है। काट कॉट्स वूल किसको मिलाकर तैयार किया जाता है? तो कॉट्स वूल, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, कॉट माने कॉटन होता है, वूल माने वही धागा। तो कॉट्स वूल कपास तथा धागा से मिलाकर तैयार किया जाता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। कॉट्स वूल सूती व ऊनी तंतुओं से मिलकर तैयार किया जाता है। जब मिश्रित रेशे से वस्त्र तैयार किया जाता है तो उसमें कोई 2 या 3 तंतु मिलाकर वस्त्र बनाया जाता है। ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्को के ऊन से बनता है तो वह कैलिको है। तो इसका आंसर डी सही होगा।
ऊन से निर्मित चमकीला वस्त्र जो लामा पेस्टो के ऊन से बनता है वह केलिको कहते हैं। लामा ऊंट आदि का पशु, इसके बालों से भी दो परतें हैं। उस ऊपरी परत के बाल लंबे, घने, भारी एवं मोटे होते हैं। निचले की परत बहुत मुलायम, कोमल एवं बारीक रेशों की प्राप्ति होती है। इसके बालों में रेशम की समान चमक पाई जाती है। लामा दक्षिण अमेरिका में पाया जाता है। यह जानवर बालों के साथ साथ जवान ढोने के लिए भी प्रसिद्ध है। अभिकथन ए और कारण आर कह रहा है कि प्लिस की अस्थाई रूप से सिकन वाले सतह होती है। तो सत्य है। कपड़े में मुद्रित कॉस्टिक सोडे से कपड़ा सिकुड़ जाता है। तो ये भी सत्य है। ए और आर दोनों सत्य, तो इसका आंसर बी सही होगा। निम्नलिखित तंतुओं में से किनकी लचक सबसे अच्छी होती है? तो इसमें सबसे अच्छी लचक होती है ऊन की। तो पहला और दूसरा पॉलिस्टर। तो पहला दूसरा सही है इसका। रेयान और सूत में उतनी लचक नहीं होती है। तो पहला दूसरा है, तो इसका आंसर सी आंसर सही होगा। सी सही होगा। ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम बताइए। ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम दीजिए। तो ऊनी फेल्ट बनाने का सही क्रम क्या है? तो पहले तो ऊन को ऊनी तंतु की सफाई मिश्रण धुलाई की जाती है। पहले ऊनी तंतु की सफाई मिश्रण धुलाई की जाती है और फिर ऊनी तंतु को परतों में लगाना होता है। ऊनी तंतु को परतों में लगा ऊन की फेल्टिंग बनाने का सही क्रम है। पहले ऊन तंतु की सफाई और मिश्रण और धुलाई की जाता है और फिर तंतु को परतों में लगाना होता है और ताप और नमी देना होता है। क्या? ताप और नमी देना होता है और वेब की पीटना और दबाना और निचोड़ना होता है। वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ना होता है। चौथा है फिर जो है कि धोना, खंगालना और सुखाना होता है। लास्ट में फील्ड को परिसज्जा प्रदान करना। तो लास्ट में परिसज्जा प्रदान करना होता है। तो पहला, दूसरा, पहला, चौथा, दूसरा, पहला, चौथा, तो इसमें दूसरा, पहला, चौथा कौन सा है? दूसरा, पहला, चौथा, तीसरा, पांचवा। तो इसका आंसर डी सही होगा। ऊनी तंतुओं की सफाई, मिश्रण और धुलाई की जाती है। फिर ऊनी तंतुओं की परतों को में लगाना होता है। ताप और नमी देना होता है। वेब को पीटना, दबाना और निचोड़ना होता है। धोना, खंगालना और सुखाना होता है। फेल्ट की परिसज्जा प्रदान करना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊन अपनी लगभग मजबूती खो देती है जब गीली होती है। तो 40% मजबूती खो देती है। इसका आंसर डी सही होगा। ऊनी रेशे निर्मल होते हैं। भीगने के पश्चात उसकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है। अतः ऊनी वस्त्र धोते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इनकी तनाव सामर्थ्य कम होती है। ऊनी वस्त्र को 30% तक वातावरण में नमी सोखने का गुण होता है। इसकी मजबूती भी ये वस्त्र गीले नहीं दिखते हैं। इनमें नमी का वाष्पीकरण भी शीघ्रता से होता है। अभिकथन ए और कारण आर कर रहा है। ऊनी वस्त्र धोते समय गूंथने व दबाने का तरीका प्रयोग करते हैं। तो यह सत्य है। और ऊन की स्कील रचना रगड़ के दौरान फेल्टिंग उत्पन्न करते हैं। तो यह भी सत्य है। तो इसका आंसर भी सही होगा। दोनों ए और आर दोनों सत्य है और एक आर सही स्पष्टीकरण कर, सही वर्णन कर रहा है। ऊन के उत्पाद का सही क्रम दीजिए। ऊन के उत्पाद का सही क्रम क्या है? पहले ऊन को पहले ऊन को क्या किया जाता है? कंघी करना होता है। नहीं, पहले ऊन को काटा जाता है। पहले क्या किया जाता है? ऊन को बाल को काटा जाता है और फिर उसका सेड़ी में रखा जाता है। उसे सेड़ी में रखा जाता है और कार्बोनाइजेशन किया जाता है। फिर धुनाई किया जाता है। फिर कंघी किया जाता है लास्ट में। तो इसका आंसर होगा AEDBC। तो इसका आंसर सी सही होगा। उनके उत्पाद का सही क्रम है
काटना जिसे शेयरिंग कहा जाता है, शेडी रखना जिसे ग्रेडिंग कहा जाता है, और कार्बोनाइजेशन किया जाता है, धुनना जिसे कॉर्डिंग किया जाता है, और फिर कॉम्बिंग किया जाता है, कंघी करना होता है। सूची 1 का सूची 2 में मिलान कीजिए। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है। तो पहले खींची हुई ऊन, खींची हुई ऊन मतलब खींची हुई ऊन जो है कि मरे हुए जानवर से संबंधित है। और पवित्र ऊन, पवित्र ऊन जो है कि ताजी बिना उपयोग में हुई ऊन से होती है, तो यह सही है। पुनर्चक्र ऊन, पुनर्चक्र ऊन में बिना प्रयोग में आया रद्दी माल, बिना प्रयोग में आया रद्दी माल। और कटी हुई ऊन कटी ऊन लाई जिंदा पालतू जानवर होता है। तो CDBA, तो इसका आंसर बी सही होगा। इसका आंसर बी सही होगा। पवित्र ऊन जिसे वर्जिन कहा जाता है, जो ताजी बिना उपयोग में लाई हुई ऊन होता है। और खींची ऊन जिसे मरे हुए जानवर से प्राप्त कर। पुनर्चक्र ऊन बिना प्रयोग में आया रद्दी माल, कटी हुई ऊन जिंदा पालतू जानवर। ऊन के निर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम बताइए। ऊन के निर्माण तथा प्रोसेसिंग का अनुक्रम, तो ऊन के विनिर्माण का प्रोसेसिंग अनुक्रम बताना। पहले ऊन का तंतु का श्रेणीकरण किया जाता है, फिर उसका स्कोरिंग किया, तीसरा है, और स्क्वायरिंग किया जाता है, पांचवा स्क्वायरिंग किया जाता है। तो तीसरा पांचवा इसमें कहा, तो इसका आंसर डी सही होगा। तीसरा पांचवा, इसके मिलान को पूरा देख लेते हैं। तंतु का श्रेणीकरण किया जाता है, फिर स्क्वायरिंग किया जाता है, कार्बोनाइजिंग किया जाता है, फिर धोना तथा तेल लगाया जाता है। उसमें तेल लेप निर्माण किया जाता है, टॉप से तथा नायलॉन से को अलग करना होता है। ये सब प्रक्रिया किया जाता है वो निर्माण में। और ऊन की कपड़े की तैयार करने का सही क्रम दीजिए। ऊन के कपड़े का तैयार करने का सही क्रम क्या है? तो कार्बोनाइजिंग होता है, और कार्बोनाइजिंग होता है, फिर ब्लीचिंग किया जाता है। उसके बाद ब्लीचिंग के बाद क्रैम्बिंग किया जाता है, फिर पूलिंग किया जाता है, पूलिंग किया जाता है। तो पहला दूसरा नहीं, तीसरा दूसरा पहला चौथा, तो इसका आंसर ए सही होगा। उन कपड़े तैयार करने का सही अनुक्रम ब्लीचिंग, क्रैम्बिंग, पूलिंग, कार्बोनाइजेशन। अभिकथन ए और कारण आर कह रहा है कि ऊन कुचलने से सिलवटें आसानी से ठीक हो जाती हैं। तो यह सत्य है, और इसमें उत्कृष्ट बढ़ाव की विशेषता है, तो यह भी सत्य है। पर इसकी व्याख्या सत्य नहीं, व्याख्या गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए और आर दोनों सत्य है और व्याख्या गलत है। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु दिखता है। सूक्ष्मदर्शी से ऊन का तंतु कैसा दिखता है? तो वह तल्की दिखता है, तो इसका आंसर सी सही होगा। ऊन की आवरणिक आवरणिक संरचना में सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? तो वो सबसे कमजोर जोड़ कौन सा है? तो अम्लीय जोड़ है। इसका आंसर सी सही होगा, अम्लीय जोड़। उनकी आवरणिक संरचना में सबसे कमजोर अम्लीय जो होता है, ऊनी रेशे निर्बल होते हैं। भीगने के बाद इसकी मजबूती 25 से 30% तक कम हो जाती है। उनके तंतु के अणु में उपस्थित सल्फर को दो परमाणु के बीच बंध का नाम है क्या? दो परमाणु के बीच की बंध का नाम क्या है? तो बॉन्डर, तो वांडर फोर्स है, तो इसका आंसर बी सही होगा। वांडर वर्ल्ड फोर्स है। ऊनी वस्त्रों को सिल्वर प्रतिरोधक का कारण है। ऊनी वस्त्रों में सिल्वर प्रतिरोध का कारण क्या है? तो यह अच्छी लचीलापन होती है और प्रतिस्कंदता होती है। तो इसका आंसर ए और बी दोनों सत्य है, तो इसका आंसर ए और बी दोनों सत्य है। ऊनी रेशों में सिकल प्रतिरोधक होते हैं, अतः इसमें सिकल नहीं पड़ती। इसमें प्रतिस्कंदता, प्रतिस्थता का अद्भुत गुण होता है।
क्या होता है, अद्भुत गुण होता है, अद्भुत गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण कुचलने के बाद पूर्ववत बने रहते हैं। ऊनी वस्त्र में मुट्ठी में दबाकर पुनः छोड़ देने से इसके गुण की परखा जा सकता है। निम्नलिखित किस प्रक्रिया को अंतर्गत भेड़ के बाल काटे जाते हैं? तो सियरिंग होता है। तो इसका आंसर सी सही होगा, सियरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत। सियरिंग भेड़ के शरीर से ऊन निकालने की प्रक्रिया है। क्या है? ऊन निकालने की, भेड़ के शरीर से कतरने की एक समान प्रक्रिया है। वह व्यक्ति जो भेड़ों के शरीर में इन रेशों को कतरता है शीरर कहलाता है। समानतः प्रत्येक वयस्क भेड़ के शरीर में वर्ष भर में एक बार ये बाल कतरे जाते हैं, जिन्हें एकत्र कर ऊनी वस्त्र बनाए जाते हैं। ऊन मूलतः रेशेदार प्रोटीन है जो विशेष प्रकार के त्वचा कोशिकाओं से निकलता है। ऊन पालतू भेड़ों के अलावा बकरी तथा याक आदि में भी प्राप्त किया जाता है। टेगलॉग ऊन है। तो टेगलॉग ऊन क्या है? टेगलॉग ऊन एक मजबूत ऊन है। नहीं, टेगलॉग ऊन एक निम्न श्रेणी का ऊन है। तो इसका आंसर सी सही होगा। टेगलॉग ऊन एक निम्न श्रेणी का ऊन है, तो इसका आंसर सी सही होगा। प्राणिज रेशा है। तो प्राणिज रेशा क्या है? तो प्राणिज रेशा इसमें रेशम है, तो इसका आंसर, और नारियल, लीनन, रेशम, ये सब वनस्पतिक रेशे हैं, तो इसका आंसर बी सही होगा। रेशम तथा ऊन आदि प्राणिज रेशे के उत्पादक हैं। रेशम एक प्रकार का महीन चमकीला दृढ़ तंतु रेशा होता है, जिसमें कपड़े बुने जाते हैं। इस तंतु कोश में रहने वाले एक विशेष प्रकार के कीड़े से तैयार किए जाते हैं। रेशम कीड़े की लार्वा द्वारा बनाया जाता है। रेशम एक प्रकार के प्रोटीन से बना रेशा होता है। इससे रेशों के प्रोटीन में मुख्यतः फाइब्रोइन होता है। इस प्रोटीन में मुख्यतः क्या? फाइब्रोइन होता है। तो ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच क्या है? तो ऊनी कपड़े के लिए सबसे अच्छा ब्लीच होता है कि एक सूती कपड़ा रखकर, बीच में एक सूती कपड़ा रखकर ब्लीच किया जाता है। इसका आंसर बी सही होगा। बुनी हुई सूती वस्त्र में प्रायः इस्त्री नहीं किए जाते हैं। वे ऊन वस्त्र जिनकी सतह फुज्जीदार होती है, उन पर हल्की गर्म इस्त्री की जाती है। इस्त्री करते समय महीन भीगा कपड़ा वस्त्र पर बीच पे रखकर तब इस्त्री किया जाता है। ऊनी कपड़े फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। तो ऊनी कपड़े फिनिशिंग का क्या अच्छा पदार्थ है? तो हाइड्रोपेराक्साइड होता है, ये फिनिशिंग का अच्छा पदार्थ है। इसका आंसर सी सही होगा। वस्त्र उद्योग में फिनिशिंग सामान्यतः एक ऐसी प्रक्रिया है जो बुने हुए वस्त्रों को एक पहनने योग्य वस्त्र में परिवर्तित किया जाता है तथा सामान्यतः इसमें आकर्षण उत्पन्न करने के लिए रंगायत कताई आदि आती है। एक ऊनी वस्त्र की फिनिशिंग के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड अच्छा फिनिशिंग पदार्थ माना जाता है, क्योंकि यह वस्त्रों को बिना नुकसान पहुंचाए वांछित सफाई देता है। इसके अतिरिक्त सोडियम हाइपोक्लोराइड को भी एक अच्छा फिनिशिंग एजेंट माना जाता है। यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो वह क्या होता है? तो वह कड़ा हो जाता है। तो इसे अम्लीय युक्त साबुन से धोना चाहिए, अम्लीयता से धोना चाहिए। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। यदि ऊन को क्षार युक्त साबुन से धोया जाए तो ऊन कड़ा हो जाता है। क्या हो जाता है? ऊन कड़ा हो जाता है। यह तो कड़ा हो जाता है। ऊन का पर क्षार का हानिकारक प्रभाव होता है। क्षार के प्रभाव से रेशा पीला पड़ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊनी वस्त्र को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? ऊनी वस्त्र को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका क्या है? तो शुष्क धुलाई विधि है। तो इसका आंसर डी सही होगा। ऊनी वस्त्र को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका शुष्क धुलाई विधि है। ऊनी वस्त्र रगड़ सहन नहीं कर सकते हैं तथा रगड़ने से कमजोर पड़ जाते हैं। यदि पानी में ऊनी वस्त्रों को धोया जाए तो इसका आकार बिगड़ जाता है। उत्तम श्रेणी के ऊनी वस्त्रों को इसलिए शुष्क धुलाई से
धोया जाता है। जंतु तंतु के लिए उज्ज्वल टेस्ट देता है। तंतु के लिए जंतु तंतु के लिए ज्वलंत टेस्ट देता है तो वह नीली आग होता है। तो इसका आंसर ए सही होगा, नीली आग। जंतु तंतु के लिए नीली आग ज्वलन टेस्ट देता है। जंतु तंतु में ऊन आता है। ऊन एक प्राणी जो प्रोटीन होता है। ऊन मुख्यतः भेड़ से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम ऊनी वस्त्र का निर्माण इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। कहाँ से? इंग्लैंड से प्रारंभ हुआ था। यदि यहाँ अति प्राचीन काल से उत्तम कोटि के ऊन वस्त्र बनाए जाते हैं। निम्नलिखित संगठन वाले रेशों की पहचान कीजिए। 49 से 50% कार्बन और 23 से 24% ऑक्सीजन और 16% नाइट्रोजन और 7% हाइड्रोजन, 4% सल्फर। तो यह सब किस में पाए जाते हैं? किस रेशे में पाए जाते हैं? तो यह सब ऊन में पाए जाते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा, ऊन। ऊन जलने के बाद देती है, ऊन जलने के बाद काली भस्म देती है। तो इसका आंसर ए सही होगा। ऊन जलने के बाद काली भस्म देती है। ऊन जलने की प्रक्रिया धीमी गति से होती है, किंतु जलते समय इसमें से पंखों के जलने के समान गंध निकलती। जलने के उपरांत काले रंग के गुब्बारे जैसे अवशिष्ट पदार्थ रह जाते। कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो कौन सा जानवर ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है? तो भेड़ भी है, ऊंट भी है, बकरी भी है। तो हिरन नहीं है। तो इसका आंसर सी सही होगा। हिरन ऊन प्राप्ति का स्रोत नहीं है। सर्वाधिक ऊन भेड़ों से प्राप्त की जाती है। भेड़ों के अतिरिक्त बकरी, ऊंट, घोड़े तथा खरगोश आदि पशुओं से भी ऊन प्राप्त की जाती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि जिस भी पशु के शरीर में लंबे बाल उगते हैं उसमें ऊन प्राप्त की जा सकती है। तो ऊन का चैप्टर खत्म हुआ। अब रेशम का चैप्टर है। तो अब फिर रेशम के में आए क्वेश्चन को हल करेंगे। ठीक है, अब इसका क्वेश्चन फिर से फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं रेशम का। तो पूछा है कि प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु कौन सा है? प्राकृतिक तंतुओं में सबसे मजबूत तंतु कौन सा है? तो यह है रेशम। तो इसका आंसर सी सही होगा। प्राकृतिक तंतु में सबसे मजबूत तंतु रेशम है। यह एक प्राकृतिक जगत का रेशा है जिसकी प्राप्ति प्राणी से होती है। किससे होती है? प्राणिज से होती है। यह प्रोटीन प्रधान होता है तथा एक कीड़े से प्राप्त किया जाता है। इस कीड़े का नाम बॉम्बेक्स मूरी है। क्या? बॉम्बेक्स मूरी। यह शहतूत जिसे मलबरी की पत्तियों से पत्तियां खाती हैं। रेशम के कीड़ों का पालन सेरीकल्चर कराते हैं। रेशम का जन्मदाता चीन है। अरंडी के पेड़ों पर पाए जाने वाले कीड़े से कौन से रेशम का निर्माण होता? तो अरंडी के पेड़ों से पाए जाने कीड़े से कौन सा रेशम निर्माण होता है? तो वह एरी रेशम होता है। तो इसका आंसर डी सही है, एरी रेशम। अरंडी के पेड़ों से पाए जाने वाले कीड़ों से एरी रेशम का निर्माण होता है। अरंडी के पौधे छत्तीसगढ़ में बहुतायत से प्राप्त होता है और इसमें रेशम पालन एरी की अच्छी संभावनाएं छिपी है। छत्तीसगढ़ में इसी तरह शहतूत के पौधे पर कोसा कृत्रिम पालन का कार्य किया जाता है। ये रेशम कीट अपने जीवन को बनाए रखने के लिए सुरक्षा कवच के रूप में कोकून का निर्माण करते हैं। छत्तीसगढ़ के रायपुर के कसाने पन्निया झील सिल्क मिल में एरी सहित विभिन्न प्रजातियों के पौधे से प्राप्त कोकून से आधुनिक मशीनों के माध्यम से उत्कृष्ट कोटि के रेशम धागे बनाने का कार्य किया जाता है। रेशम के तंतुओं पर निम्न में से किसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है? तो क्षार का प्रभाव पड़ता है। किसका? क्षार का प्रभाव पड़ता है। तो इसका आंसर बी सही होगा, क्षार का प्रभाव पड़ता है। रेशम के तंतु पर क्षार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। क्षार दाग धब्बे छुड़ाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है। रेशम के रंगों के प्रति सादृश्यता होती है। इसके लिए अम्लीय रंग का एसिड डाई का प्रयोग किया जाता है। रेशम पर रंग आसानी से चढ़ता है तथा पक्का होता है। विरंजक हेतु हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है, परंतु तीव्र विरंजक जैसे क्लोराइड, सोडियम हाइपोक्लोराइड, यह सब
हाइपोक्लोराइड आदि प्रयोग नहीं किया जाता है। रेशम पर पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। रेशम पसीने वाले स्थान पर कमजोर एवं बदरंग हो जाते हैं। क्या रेशम पसीने का प्रभाव बुरा पड़ता है। रेशम का भौगोलिक गुण क्या है। रेशम का भौगोलिक गुण निम्नलिखित है। तो रेशम का भौगोलिक गुण क्या, चिकना सूत्र है और संयत दीर्घ का उच्च संघनता, दोबारा कम नमी पाना। तो इसका भौगोलिक गुण होता है चिकना होता है, संयंत्र दीर्घकरण होता है। तो ए बी इसका आंसर सही है, तो इसका आंसर ए सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के धागे के उत्पाद के लिए कोकून के प्रसंस्करण इसने क्रम वाइज करना है। रेशम के उत्पाद के लिए कोए के प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। पहले क्या किया जाता है, पहले छटाई करना होता है जिसे सॉर्टिंग कहा जाता है, और फिर रील बनाना होता है। क्या, पहले सॉर्टिंग किया जाता है जिसे छटाई कहा जाता है, फिर रील बनाया जाता है दूसरे पे, और रील बनाया जाता है, फिर थ्रोइंग किया जाता है और फिर कताई किया जाता है, और गोद कताई किया जाता है, और फिर गोद छुड़ाना होता है जिसे डिगमिंग कहा जाता है। गोद छुड़ाने को डिगमिंग कहा जाता है। और फिर लास्ट में जो है कि भारड़ जिसे वेस्टिंग कहा जाता है, भारड़ कहा जाता है इसमें, इसे वेस्टिंग कहा जाता है। तो EFCABD, तो इसका होगा आंसर सी सही होगा। रेशम के धागे उत्पाद के लिए कौवा कोकून प्रसंस्करण के चरणों को सही क्रम में लगाना है। तो फिर से देखते हैं क्रम वाइज। छटाई करना होता है, रील बनाना होता है जिसे रीलिंग का, थ्रोइंग किया जाता है, फिर कताई गोद छुड़ाना होता है जिसे डिंगमिंग कहा जाता है, फिर धारण में होता है जैसे वेयरिंग का। नेक्स्ट क्वेश्चन है फिलामेंट कोर्स डिपियन नाइल किसके प्रकार है। फिलामेंट कोर्स डिफियन नाइल किसके प्रकार है, तो यह रेशम के प्रकार है। यह सभी कपास, लिनन, ऊल या स्टेपल के प्रकार है, और फिलामेंट जो है कि रेशम के प्रकार। तो इसका आंसर डी सही होगा। फिलामेंट कोर्स डिफियन नाइल आदि रेशम के प्रकार है। रेशम अपनी अनोखी चमक, अलौकिक सुंदरता, अद्वितीय आकर्षण, कोमल मजबूती, लोचन, सुंदर ढंग से लटक, नमनशीलता, अद्भुत सिकन प्रतिरोधकता एवं विलक्षण गुणों के कारण संपूर्ण विश्व में प्रसिद्ध है। रेशम के सभी वस्तुओं की रानी कहलाते हैं। गौरव रानी का कहलाने का गौरव प्राप्त है। यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े जिसे सिल्क वर्म से प्राप्त होता है। रेशम के कीड़े शहतूत की पत्तियों जिसे मलबरी लीव्स को खा कहते हैं, को खाकर जीते हैं और रेशम उत्पाद करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था क्या है। तो रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून है, तो इसका आंसर सी सही होगा। रेशम के कीड़े की सबसे निष्क्रिय अवस्था कोकून की अवस्था होती है। इस अवस्था में कीड़े लगातार लार स्रावित करने लगते हैं। इसके मुख के पास दो मुख ग्रंथियां होती है। क्या होती है, दो ग्रंथियां होती है जिनके छिद्रों से तरल पदार्थ के रूप में लार निकलती है जो वातावरण में सूखती जाती है। सूखने के बाद ये आपस में सट जाते हैं जिन्हें प्यूपा कहते हैं। क्या कहते हैं, जिन्हें प्यूपा कहते हैं। शीघ्रता से अपने शरीर पर लपेटते जाते हैं, और 24 घंटे में ही कीड़े इतने अधिक लार स्रावित करते हैं कि वे स्वयं उसी में छिपकर अपने ऊपर सेरीसीन की सफेद कोट बना लेते हैं। किसकी, सेरीसीन की सफेद कोट बना लेते हैं, और 3 से 4 दिन में पूरा कोकून तैयार हो जाता है। कोकून बनाने के पश्चात प्यूपा 10 दिन तक निष्क्रिय होकर सोते रहते हैं। 3 से 4 दिन तक पूरा कोकून तैयार हो जाता है। रेशम अवस्था रेयान के निर्माण का झिन्ना वस्त्र है। तो रेशम अथवा रेयान से निर्मित झिन्ना वस्त्र क्या है, तो शिफान है। तो इसका आंसर बी सही होगा।
रेशम अथवा रेयान से निर्मित झिन्ना वस्त्र शिफॉन है। रेशम की को सभी वस्त्रों की रानी कहलाते हैं, गौरव प्राप्त रानी कहलाने का गौरव प्राप्त है। रेयान की खोज 19वीं शताब्दी में वैज्ञानिक चमत्कार है। 19वीं शताब्दी का वैज्ञानिक चमत्कार है। इसे कृत्रिम रेशम भी कहते हैं। यह मानव द्वारा निर्मित पहला रेशा है। रेशम एक रेशा है, तो रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है, तो इसका आंसर डी सही होगा। रेशम एक प्रोटीन युक्त रेशा है। रेशम के कीड़े के मुख्य ग्रंथियों से निकली लार है, जो वातावरणीय हवा से सूखकर रेशा बनाता है। अतः रेशम के कीड़े को पालना, जिसे सेरीकल्चर कहते हैं, हद की पहले संकरी प्रक्रिया होती है। रेशम के कीड़े का जीवन काल कितना होता है? 2 माह का होता है। कितना? 2 माह का होता है। और इस अल्पावधि में यह 4 अवस्थाओं से होकर गुजरता है। यह अवस्था निम्नलिखित है: अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा। यह इसकी अवस्था है। ओबीए मुक्त सल्फो समूह होते हैं, तो ओबीए मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम और ऊन के उज्जवल करने का काम करते हैं। ओबीए का परिवर्णित शब्द क्या है? तो ओबीए का परिवर्णित शब्द क्या है? तो इसका परिवर्णित शब्द ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट है, तो इसका आंसर बी सही होगा, डी सही होगा। फिर से पढ़ लेते हैं। ओबीए मुक्त सल्फो समूह होते हैं और मुख्य रूप से रेशम के ऊन की उज्जवल करने का काम करते हैं। क्या रेशम और ऊन की उज्जवल करने का काम करते हैं? ओबीए का परिवर्णिक शब्द ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट है, ऑक्सीजन ब्लीचिंग एजेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन ए और कारण आर। अभिकथन ए और कारण आर क्या कह रहा है? रेशम उतने ही लचीला होता है जितना कि ऊन होता है, तो यह गलत है। रेशम के रेशों में सिस्टीन कणिका भी होती है, ये भी गलत है। तो ए और आर दोनों गलत है, तो इसका आंसर ए सही होगा, बी सही होगा। उन्हीं रेशे सिकन प्रतिरोधी होते हैं, अतः इनमें सिकल नहीं पड़ती। इसमें प्रतिस्कंदता एवं प्रतिष्ठा का अद्भुत गुण विद्यमान रहता है, जिसके कारण कुचलने के पश्चात भी पूर्ववत बने रहते हैं। ऊनी वस्त्र में मुट्ठी दबाकर पुनः छोड़ देने से इसके इस गुण को परखा जा सकता है। रेशम में ऊन से कम लचीला होता है। रेशम ऊन से कम लचीला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम के बाल को जलने की बदबू देते हैं, तो यह खालिस्तान प्रोटीन रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं, तो इसका आंसर होगा बी प्रोटीन। प्रोटीन रेशे बाल के जलने की बदबू देते हैं। ऊन एवं रेशम, जिसे ऊन और सिल्क कहा जाता है, प्राकृतिक रेशे हैं जो प्रोटीन के बने होते हैं। इस कारण इसमें कई प्रकार के समानता पाई जाती है। ये दोनों ही रेशे जामतो रेशे कहलाते हैं। ऊन मुख्यतः भेड़ से तथा रेशम कीड़े से प्राप्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संवर्धित रेशम से भिन्न है, तो यह फिर पढ़ते हैं। जंगली रेशम सूक्ष्मदर्शी के नीचे संदर्भित रेशम से भिन्न दिखता है, तो यह सत्य है, तो इसका आंसर ए सही है। उष्मा का कुचालक है, तो उष्मा का कुचालक रेशम है, तो इसका आंसर बी सही होगा। और सूत, लीलन और रेयान जो है कि उष्मा का सुचालक है। अत्यधिक हल्का रेशा क्या है? अत्यधिक हल्का रेशा रेशम है, तो इसका आंसर ए सही होगा। सबसे हल्का रेशा रेशम है। रेशम का रेशा प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले कोकून के उत्पाद को सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम के कीट शहतूत के पेड़ से पाए जाते हैं। सेरीकल्चर में रेशम के कीट जीवन चक्र के सभी चारों अवस्था मजबूत होती है। प्राकृतिक रूप से वर्ष में केवल एक बार ही रेशम का कीट तैयार होता है,
जबकि कृत्रिम विधि से वर्ष में 3 बार रेशम कीट तैयार किए जा सकते हैं। सस्मीरा का पूर्ण रूप क्या है? सस्मीरिया का पूर्ण रूप क्या है? तो सस्मीरा का पूर्ण रूप है सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन। तो इसका आंसर भी सही होगा, सिंथेटिक एंड आर्ट सिल्क मिल्क एंड रिसर्च एसोसिएशन होता है। किस प्रकार के सिल्क में कीड़े का मारा नहीं जाता है? किस प्रकार के सिल्क में कीड़ों को मारा नहीं जाता है? तो मूंगा सिल्क होता है। तो इसका आंसर ए सही है, मूंगा सिल्क में कीड़ों को नहीं मारा जाता है। रेशम कपड़ों पर लगे धब्बे को छुड़ाया जा सकता है। रेशम कपड़े पर लगे धब्बों को छुड़ाया जा सकता है, तो वह अवशोषण विधि द्वारा छुड़ाया। तो इसका आंसर ए सही होगा। चिकनाई युक्त दाग धब्बे छुड़ाने के लिए अवशोषण विधि का प्रयोग किया जाता है। बेसन, चोकर, आटा, फ्रेंच चाक, मुल्तानी मिट्टी, नमक, ब्रेड, चूरा, टेल्कम पाउडर आदि अवशोषण पदार्थ है। ये चिकनाई के सोख लेते हैं। इनका प्रयोग उन वस्तुओं पर किया जाता है जिन्हें साबुन पानी छुड़ाना संभव नहीं है। रेशम कपड़ों पर लंबे धब्बों को अवशोषण विधि में छुड़ाया जा सकता है। वह विधि जिसमें कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह क्या है? तो वह थ्रोइंग होता है। तो इसका आंसर ए होता है। वह विधि जो कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है, वह धागा ढूंढा जाता है, वह है थ्रोइंग। तो इसका आंसर क्या होगा? ए सही होगा। थ्रोइंग विधि में कोकून को गर्म पानी में डालकर नर्म किया जाता है। छटाई के बाद लच्छियों को साबुन युक्त गर्म पानी में डाला जाता है। इससे रेशे पर उपस्थित गोंद नर्म होकर थोड़े और ढीले हो पड़ जाते हैं। सेरीसीन के ढीले होने से धागे बनाना आसान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसके लिए मंगलिंग का प्रयोग किया जाता है? तो किसके लिए मंगलिंग का प्रयोग होता है? तो मलमल के किया जाता है। इसका आंसर मलमल के लिए। इसका आंसर सी सही होगा। लंबे तंतु को क्या कहा जाता है? तो लंबे तंतु को फिलामेंट कहा जाता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। लंबे तंतु को फिलामेंट फाइबर कहते हैं। ये अविरल लंबाई होते हैं। यह अविरल लंबाई होते हैं। प्राकृतिक रेशों में सिल्क फिलामेंट रेशा होता है जिसकी लंबाई 12 से 4200 मीटर होती है। कृत्रिम रेशों को फिलामेंट या स्टेपल किसी भी रूप में तैयार किया जा सकता है। रेशम के कपड़ों पर किस विशेष परिसज्जा किया जाता है? रेशम के कपड़ों पर किसकी विशेष परिसज्जा किया जाता है? तो वेटिंग का किया जाता है। तो इसका आंसर भी सही होगा। वेटिंग परिसज्जा, सिल्क के रेशे प्राकृतिक रूप से ही अत्यंत हल्के होते हैं। रेशम को टिन सॉल्ट से क्रिया कराकर रेशम के वस्त्र का वजन बढ़ाया जाता है और इसके छूने के गुण और लटकनशीलता को सुखाया जाता है। वस्त्र को धात्विक लवण के घोल में डुबोकर उसके वजन और आकार में वृद्धि की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोटीन से कच्चे रेशे में प्राप्त होता है। प्रोटीन जो कच्चे रेशे में प्राप्त होता है, तो कौन सा है? तो फाइब्राइन होगा। इसका आंसर बी सही होगा। फाइब्राइन होगा। रेशम में दो तरह की प्रोटीन होती है, फाइब्राइन तथा सेरिसीन। रेशम के कीड़े के मुख से लार निकलती है, वह दो ग्रंथियों से मिल आती है। ये दोनों ग्रंथियां आपस में एक गोद सदृश पदार्थ निकालती हैं जो आपस में सेरोसिन द्वारा सट जाते हैं तथा एक प्रकार की गोद तैयार की जाती है। प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, प्रोटीन जो कच्चे रेशम में होता है, तो वह फाइब्राइन होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। सूत जो एक जानतो कीड़े के कोकून से बनता है, वह है, तो वह सूत जो जानतो कीड़े से, तो वह ऊन जो जानवर से बनता है और कीड़े से बनता है तो रेशम। तो इसका आंसर बी सही होगा।
रेशम को सभी वस्त्रों की रानी कहते हैं। यह एक प्रोटीन रेशा है जो रेशम के कीड़े से प्राप्त होता है। कोकून जांतों से ही रेशम की प्राप्ति की जाती है। रेशम के कीड़े बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्था को करते हैं। रेशम के कीड़ों को बड़े पैमाने पर पालने तथा व्यवस्थापन को कहते हैं, तो इसे सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसका आंसर ए सही होगा। पीसी कल्चर जो है कि मत्स्य पालन के लिए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेरीकल्चर निम्न बनाने की है। सेरीकल्चर निम्न बनाने की है, तो रेशम बनाने की है। तो इसका आंसर बी सही होगा। रेशम निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को कहते हैं। रेशम निर्माण की विधि व उसके अध्ययन को क्या कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसका आंसर डी सही होगा। रेशम की खेती को कहते हैं, तो सेरीकल्चर कहते हैं। तो इसका आंसर सी सही होगा। सबसे पहले रेशम का उत्पादन हुआ था चीन में हुआ था, और प्रचार प्रसार किया था जापान में। तो इसका आंसर डी सही होगा, चीन में। विश्व में रेशम का प्रचलन सर्वप्रथम चीन में हुआ। चीन प्राकृतिक रेशे का उत्पादक विश्व में प्रथम स्थान है, जबकि दूसरे स्थान पर भारत है। रेशम कीट पालन का सेरीकल्चर कहा जाता है। रेशम का धागा कीट के कोकून से प्राप्त किया जाता है। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र लगभग होता है, तो रेशम के कीड़े का जीवन चक्र लगभग 37 से 63 दिनों का होता है। तो इसका आंसर बी सही होगा। रेशम के कीड़ों का जीवन चक्र लगभग 37 से 35 दिन का होता है। रेशम के कीट एक कीट वर्ग प्राणी है, जिसका वैज्ञानिक नाम बॉम्बैक्स मोरी होता है। अपने छोटे से जीवन काल में यह शहतूत की पत्तियों पर 300 से 400 अंडों का अंडारोपण कर देता है। प्रत्येक अंडे में लगभग 10 दिन में एक नन्हा मादा कीटा लार्वा निकालता है। 30 से 40 दिन में संकरी वृद्धि के फलस्वरूप लार्वा गोल मटोल हो जाता है। अतः पश्चात 2 से 3 दिन तक अपना सिर इधर उधर हिलाकर अपने चारों ओर लार ग्रंथियों को सहायता से कोया कोको निर्माण कर लेता है। वायु के संपर्क में आकर यह कोकून सूख कर रेशमी धागा बन जाता है। रेशम है एक प्राकृतिक रेशा। तो इसका आंसर ए सही है। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक तंतु रेशा है, तो एक तंतु रेशा जो है कि रेशम है। तो इसका आंसर बी सही है। ये सब पढ़ चुके हैं। रेशम निम्नलिखित विशेषताओं में कौन सी गलत है। रेशम की निम्नलिखित विशेषताओं में से कौन सी गलत है, तो पढ़ते हैं। उच्च तनाव सामर्थ्य और अति सूक्ष्म व्यास के कारण इसके वस्त्र हल्के बने होते हैं। तो यह सत्य है। इसकी विशिष्ट गुरुत्व 2.5 होती है। तो यह गलत है। यह नमी की उल्टी सोखता है तथा अवशोषक क्षमता अधिक होने के कारण पहनने में आरामदायक होता है। धुलाई इसकी सूखी धुलाई द्वारा धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर यश टू अथवा यस टू ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। तो इसका आंसर ये सब सही है। बी बी इसका आंसर गलत है। तो इसका विशिष्ट गुरुत्व 2.5 नहीं होता है। देखने कितना होता है। रेशम 1.52 होता है। रेशम के तंतु में उच्च तनाव सामर्थ्य पाई जाती है। अति सूक्ष्म व्यास के कारण रेशम के तंतु हल्के होते हैं। इसका विशिष्ट गुरुत्व 1.52 होता है। यह नमी की हल्दी सोख लेता है। यह नमी को जल्दी सोख लेता है तथा अवशोषण क्षमता अधिक होती है। रेशम का वस्त्र पहनने में आरामदायक महसूस होता है। इसकी सूखी धुलाई करनी चाहिए तथा इस पर यश टू अथवा यस ब्लीच का प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम का कीड़ा अपने जीवन चक्र में किस चरण में तंतु पैदा करता है, तो प्यूपा चरण में पैदा करता है। तो इसका आंसर सी सही होगा। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में है। तो अंडे की नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडे के कीड़ा बनाने
की अवस्था का कौन सा क्रम सही है, अंडे कीड़ा बनाने की अवस्था का कौन सा क्रम सही है। तो पहले तो होगा अंडा, पहले अंडा होगा, फिर लार्वा होगा, प्यूपा कीड़ा होगा। तो इसका आंसर डी सही है, अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। प्यूपा में की अवस्था में ही रेशम कीड़ा को मार दिया जाता है। अंडे से कीड़ा बनाने तक की अवस्था का क्रम है अंडा लार्वा प्यूपा कीड़ा। रेशम के तंतु प्राप्त करने के लिए रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। रेशम के कीड़े का जीवन चक्र 4 अवस्थाओं में बटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी प्राकृतिक तंतु केवल मतलब केवल छोड़ के स्टेपल तंतु है। तो इसमें रेशम जो है कि फिलामेंट तंतु है, तो इसका आंसर बी होगा। यह स्टेपल तंतु नहीं है, जो कि स्टेपल तंतु ऊन, कपास, लीलन ये सभी है। सभी प्राकृतिक तंतु केवल रेशम के अतिरिक्त स्टेपल तंतु है। रेशम प्राकृतिक रेशम में सबसे अधिक लंबा है, जिसकी लंबाई 800 से 1200 मीटर तक की होती है, जिसमें नर्म चमकदार वस्त्र बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छाल के गर्म व शांत घोल में ऊन और सिल्क के तंतु घुल जाएंगे। तो यह सही है, घुल जाएंगे, ये सही है इसका आंसर। क्षार के गर्म और शांत घोल में ऊन के सिल्क तंतु घुल जाएंगे। क्षार का प्रयोग सूती तथा लिनन वस्त्रों में से दाग धब्बे उतारने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। भारत में सर्वोत्तम सिल्क उत्पाद का क्षेत्र है। तो भारत में सर्वोत्तम सिल्क उत्पाद का क्षेत्र क्या है, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर है। तो इसका आंसर 20 ये सही होगा, कर्नाटक और जम्मू कश्मीर है। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में सर्वोत्तम सिल्क उत्पाद के क्षेत्र में कर्नाटक तथा जम्मू कश्मीर है। भारत चीन के बाद द्वितीय बृहत्तम रेशम उत्पाद देश 18%। भारत में रेशम के सभी 5 ज्ञात वाणिज्यिक किस्मों मलबरी, ट्रॉफिकल्चर, ओक, टसर, ईरी तथा मूंगा रेशम के उत्पाद में भारत को एकाधिकार प्राप्त है। कर्नाटक देश का सर्वाधिक रेशम 41% उत्पाद करता है तथा आंध्र प्रदेश देश का 35% रेशम उत्पाद करता है, जबकि जम्मू कश्मीर मणिपुर में रेशम कीट पालन के लिए आदर्श जलवायु है। कौन सा स्वनिर्मित रेशम नहीं है, कौन सा स्वनिर्मित रेशम नहीं है। तो देखते हैं, मूंगा रेशा जो कि स्वनिर्मित रेशम है, और लपेटा रेशा भी है। तो कता हुआ रेशा और आरंडी रेशा, लपेटा रेशा और आरंडी रेशा, लपेटा रेशा और कता हुआ रेशा ये सभी स्वनिर्मित रेशम नहीं है। मूंगा रेशा और आरंडी रेशा ये अपने से निर्मित होते हैं, इसकी पालन नहीं किया जाता है। तो ए बी स्वनिर्मित नहीं है और बी डी सी स्वनिर्मित है। तो इसका आंसर दोनों सत्य है। तो इसमें दोनों बताए गए। मुख्य रूप से रेशम 2 प्रकार में पाए जाते हैं, स्वनिर्मित रेशम, उत्पादित रेशम। स्वनिर्मित रेशम 3 प्रकार के होते हैं, मूंगा रेशम, आरंडी रेशम, टसर रेशम। उत्पादित रेशम भी 2 प्रकार का होता है। मूंगा रेशम, आरंडी रेशम, टसर रेशम, उत्पादी रेशम भी 2 प्रकार के होते हैं, जिसे लपेटा हुआ रेशम और कता हुआ रेशम भी कहते हैं। इनमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है, इसमें से कौन सा तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से उभरता है। तो रेशम है जो तंतु रेशा प्राकृतिक रूप से होता है। तो इसका आंसर ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेशम का चैप्टर खत्म हुआ। अब रेयान और नायलॉन का चैप्टर है, जो कि यह नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, आप सबका धन्यवाद। ऐसे ही हमारा क्लास देखते रहिए।